हाय गाइस, आपका मैं आज की इस लेक्चर वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 इसका रिवीजन लेक्चर लेकर आए हैं। इस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। दोस्तों, इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं मतलब स्कूल में, क्योंकि मैं तो रेगुलर इस मतलब साइंस का अपलोड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए रिवीजन लेक्चर वीडियो लेकर आया हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझना, क्योंकि वो बेसिक है इस चैप्टर का। देखना, हेरिडिटी इज़ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स विच ट्रांसफ़र टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। भैया, मैं कुछ बुक का डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, खुद से तैयार करके बोल रहा हूँ। क्या बोला मैंने? ऐसा बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, फिर वो जेनेटिक्स भी हो सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर वो जेनेटिक्स भी हो सकते हैं। जेनेटिक्स अगर ट्रांसफ़र हुए एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक, तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चों में तो आने ही हैं। ठीक है, इसी को ही हम हेरिडिटी बोलते हैं। इसको मराठी में हम आनुवंशिकता बोलते हैं। आनुवंशिकता, ठीक है। अब ये तो हमने डिफाइन कर लिया, ये तो बेसिक था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तब तक मैं ये इरेज कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। वो बहुत ही अच्छे से हम समझते हैं और थोड़ा फास्ट लेंगे क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है, अब भैया नेक्स्ट टॉपिक का नाम यहाँ पर डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद ट्रांसलेशन, उसके बाद ट्रांसलोकेशन। ठीक है, देखना इधर बहुत ही बड़े अक्षरों में मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ क्या होता है। सब अच्छे से समझना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है और ये थोड़ा हार्ड भी जाता है समझने में। देखो, ट्रांसक्रिप्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which DNA sequence is copied into a complementary RNA sequence। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, थोड़ा कैमरा अच्छे से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखना भैया, ट्रांसक्रिप्शन ऐसी प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डीएनए सीक्वेंस, जो डीएनए सीक्वेंस होती है वो इज कॉपीड इनटू अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस। आपको बस इतना ही समझना है कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो कॉपी होता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस जो होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस जो होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, और ये प्रोटीन सिंथेसाइज का फर्स्ट स्टेप है। ये प्रोटीन सिंथेसाइज का फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ट्रांसलेशन क्या कहता है। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। भैया, ये फर्स्ट स्टेप था प्रोटीन सिंथेसिस का,
अब ये सेकेंड प्रोसेस है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। तो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अब जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, उधर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन encoded in mRNA to use build a specific sequence of amino acids। भैया अब इधर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, भैया थोड़ा बोलने में गलत हुआ, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसे कोड किया जाता है, उसे कोड किया जाता है। इट इज कोडेड बाय mRNA। किससे? mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, जो एक आरएनए से दूसरे आरएनए तक मैसेज पहुंचाता है। वो मैसेज कोड किया जाता है और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, एक अच्छी सीक्वेंस को बनाने के लिए वो अमीनो एसिड बनाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसलोकेशन क्या कहता है, अब वो देखते हैं। भैया ट्रांसलोकेशन मतलब द मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA to the other end by the distance of triplet codon during translation is known as ट्रांसलोकेशन। आपके बुक में एक पिक्चर दी गई है, वो अच्छे से देखना, पेज नंबर 2 पर दी गई है। उस पिक्चर में एक राइबोसोम देखना, इधर राइबोसोम, जो राइबोसोम होता है वो एक एंड से लेकर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है भैया, मैं अब बना नहीं रहा हूँ, वो दूसरे एंड तक जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जाता है बाय mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए की मदद से। तब जो दूसरा एंड होता है इसका, जो दूसरा एंड होता है उसका डिस्टेंस एक ट्रिपलेट कोडॉन होता है और उसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, मतलब स्थलांतर भी हम इसे कह सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये 3 टर्म पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इवोल्यूशन। भैया इवोल्यूशन हमें तो पता है, इवोल्यूशन मतलब सबसे पहले हम बंदर थे, बंदर से हम मॉडिफाई होते होते अब बिना पूंछ वाले इंसान बन चुके हैं। ठीक है, ये होता है इवोल्यूशन, जो कि हमारे बॉडी में जो चेंजेस आए उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। इसको लगभग 3.5 बिलियन साल लगे, जिसको कितने साल लगे? 3.5 बिलियन ईयर्स लगे। ठीक है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। उसके बाद भैया इवोल्यूशन हुआ, हमने तो ये बोल दिया। अब इसका क्या सबूत है कि इवोल्यूशन हुआ? क्या सबूत है कि हमारा इवोल्यूशन हुआ? सबसे पहले हम बंदर थे, ऐसे थे, या फिर हम एक ही प्राणी से बने हैं, सबसे पहले समंदर में अमीबा आया था। इसका क्या सबूत है भैया? इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं।
एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, एविडेंस मतलब सबूत। ठीक है, सबसे पहला सबूत मॉर्फोलॉजिकल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई भी आ सकता है आपके एग्जाम में। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या बोलता है, ये ई है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या बोलता है, जो हम बाहर से दिखते हैं, वो लगभग सेम होता है, उसे हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कहते हैं। मतलब अगर आप कुत्ता बिल्ली ले लो, लगभग उनका चेहरा सेम होता है। ठीक है, या फिर कोई और प्राणी ले लो, उनका भी फेस लगभग सेम है, उसे हम मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। उसके बाद सेकंड एनाटोमिकल एविडेंस। ठीक है, एनाटोमिकल एविडेंस मतलब क्या, अब समझते हैं। एनाटोमिकल एविडेंस मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बोन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स वो सेम होता है। मतलब अब ले लो हमारे जॉइंट्स, जो हड्डियाँ होती हैं उनके जॉइंट्स ले लो, और जो अदर एनिमल्स है उनके जॉइंट्स ले लो, बोन्स के लगभग सेम है। तो ये एक एविडेंस है इवोल्यूशन का, एनाटॉमिकल एविडेंस। थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन्स भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो, 3 स्टार दे रहा हूँ मैं इसे। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो हमारे यूज़ में नहीं है, जो को मतलब फालतू के हमारे शरीर में अवेलेबल है, वो चीज़ें। इसके एग्जांपल तो आपको पता ही है, उसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये चीज़ें हमारे शरीर में प्रेजेंट है, जैसे कि अपेंडिक्स, इसका यूज़ अब हमें नहीं है, लेकिन वही दूसरे एनिमल्स में प्रेजेंट है और जिनका वो यूज़ करते हैं। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन का एक एविडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है। भैया अगर आप कुछ पुराने ज़मीन में गाड़े गए अगर आपको शव मिलते हैं या फिर हड्डियाँ मिलती है, तो उनमें से सीट वेल रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाहर पड़ता है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये पुराने जो हड्डियाँ उनके बीच में मिलता है, हमारे अगर टेस्ट किया जाए तो हमारे बीच में भी ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th देखना, कनेक्टिव लिंक्स। भैया इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कनेक्टिव लिंक्स, देखना इधर। जो हमने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस देखे, उस मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब जो बाह्य रूप से दिखते हैं सेम, वो एक सेम ओरिजिन से मतलब क्या बोल सकते हैं हम, सेम ओरिजिन से आए हैं। उनके बीच में कुछ कनेक्टिंग लिंक्स हैं, मतलब कुछ कनेक्शन है। उनके बीच में कुछ कनेक्शन है।
तो उसे हम कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखना एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब ये क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब जो हमारे मतलब जो पेट में जो बच्चे जब तैयार होता है तो उस सबसे पहली स्टेज एम्ब्रियो होती है। सबसे पहले एम्ब्रियो फॉर्म होता है। अगर हम बहुत से प्राणियों का देखें तो एम्ब्रियो जब फॉर्म होता है तब सेम होता है और उसके बाद वो चेंज होता है उसके मदर बॉडी के हिसाब से, लेकिन एम्ब्रियो दिखने में तो सेम ही होता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हमारा हो गया। अब ये 6 एविडेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखना इधर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। भैया डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? यह हमने तो पढ़ा है स्कूल में, ये रिवीजन लेक्चर है, हम थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे भैया। ठीक है, आधे घंटे में हमारा टारगेट है कि पूरा चैप्टर ख़त्म करना है। देखना डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने कहा कि इस दुनिया में कौन रहेगा या फिर कौन नहीं रहेगा इसका सिलेक्शन नेचर करता है। इसका सिलेक्शन नेचर करता है कि कौन रहेगा या फिर कौन नहीं रहेगा। इसके बारे में पूरी डिटेल इसने अपने बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस बुक में पब्लिश किया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्शंस। ठीक है, इसने ये जो थ्योरी बताई ये लगभग सही थी, लेकिन इसने जो फुल एक्सप्लेनेशन है इवोल्यूशन का ये नहीं दिया। ठीक है, इवोल्यूशन कैसे हुआ ये पूरा एक्सप्लेनेशन, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये डार्विन्स थियरी में नहीं था। इसमें सिर्फ ऐसा बोला गया कि जो इस नेचर में फिट होगा, फिटेस्ट कैन सर्वाइव, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, वही जिंदा रहेगा। यही थी डार्विन्स की नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी। ये थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट होती हुई आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए मैं फास्ट ले रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैमार्किज्म और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। भैया लैमार्किज्म में क्या बोला गया है ध्यान से समझना। भैया आपके लिए IMP है, लेकिन मैं एक स्टार ही दूंगा। ठीक है, लैमार्किज्म में क्या बोला गया ध्यान से समझना। जो लैमार्किज्म में ऐसा बोला गया जो हमारे खुद के हैबिट होते हैं, जो हमारे खुद की हैबिट्स होती है उसी की वजह से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। जैसे कि उन्होंने बोला एक जिराफ है, समझो ये जिराफ है। ये जिराफ है, ये पहले छोटा ही था। ठीक है, ये पहले छोटा ही था, लेकिन उसने सोचा कि ये नीचे वाली घास में नहीं खाऊंगा। फिर वो झाड़ों वाली जो ऊंची पत्तियां होती हैं वो खाने का उसने निश्चय किया, वैसा ठाना। ये अब इसने बोला कि अब ये खाने के लिए उसे ऊंचा होना पड़ा, मतलब वो ट्राई करने लगा ऊंचा हो जाए, तो वो इवोल्यूशन के साथ ऊंचा बन गया। भाई डायग्राम बहुत गंदी है, समझ लेना। ठीक है, ये लैमार्किज्म में बोला मतलब हमारे हैबिट की वजह से हमारा इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इतना ही लैमार्किज्म में आपको याद रखना है। इसके साथ ही ये रिवीजन लेक्चर हमारा ख़त्म होता हुआ। हमने ओनली ऑन
लगभग 20 मिनट्स में ये चैप्टर रिवाइज कर लिया है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को ये प्लीज़ शेयर कर देना, स्कूल या फिर ट्यूशन के अपने सारे दोस्तों को ये शेयर करना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।